Hello dear students, in this video we are going to discuss about the basic statistics। तो ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को देख के 3 to 4 क्वेश्चन तो आप इजीली आप जो है राइट मार्क कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हल्का हल्का आपको मोड मीन मीडियन मोड्स के बारे में बताऊंगा। तो मोड क्या होता है कि मोस्टली जो आइटम होती है पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी किसी आइटम के आसपास जो रहती है उसको मोड कहते हैं। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे ज़्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन या आइटम आ रही है उसको हम मोड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। मोड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वैल्यू पॉइंट अराउंड विच आइटम टेंड टू बी मोस्टली हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड या क्लस्टर। ठीक है, कोई भी ऐसा वैल्यू जिसके आसपास ही मोस्टली वैल्यू हो तो उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, ये टिपिकल या जनरल वैल्यू होती है किसी की भी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी बताऊंगा आपको कि जैसे मैं यहाँ पे एक मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो मोड कहाँ रहेगा? समवेयर, ये देखो मोस्टली वैल्यू यहीं पे कंसंट्रेट कर रही है। ठीक है, तो मोड जो हमारा आएगा मोड इसी के आसपास आएगा। ठीक है, तो मोड हमारा कहाँ आएगा? इसी के आसपास आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसी तरह से ये होगा। ओके, अब ये देखिए कि आप देखिए कि रिलेशनशिप क्या है मीन मीडियन मोड के बारे में, क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए मीन मीडियन मोड जहाँ पे भी कोइंसाइड करते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हो सकता है। जैसे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। ठीक है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए मीन क्या होगा आपका? मीन मीडियन मोड, जैसे ये मीन हो गया इक्वल टू ये मीडियन। ठीक है, इसको मैं मीडियन कह देता हूँ और आगे मोड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो इस केस में क्या हो गया कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और आगे इनके बीच में जो रिलेशन जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो मोड किसको इक्वल होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए ना, मीडियन एक लंबा टर्म है तो यहाँ 3 लिख दिया मैंने, जैसे ही याद करने के लिए मैं फंडा बता रहा हूँ आपको। 2 मीन, ये मीन एक छोटे कम इसमें ये लेटर आ रहे हैं तो कम है। तो मोड का सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन का। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन जो होता है इट इज़ द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है उसका रूट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कैसे होता है? जैसे 3 आइटम है तो मैं ऐसे 3 लिख दूँगा, रूट लिख दूँगा, और ये x1 पहली आइटम और x2 दूसरी आइटम, ऐसे सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूँ। 3 आइटम है तो इनका रूट हो गया, 3 रूट हो गया, और आइटम में अंदर लिख दूँगा x1 x2 और x3। ठीक है, ये तीनों आइटम आ गई। तो इन तीनों आइटम का क्या कर दिया मैंने? इन तीनों आइटम का मैंने रूट कर दिया, 3 रूट कर दिया। इसी तरह 4 आइटम आएगी तो 4 रूट आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से आपको देखना है ये सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। देखिए हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ एवरेज। इट इज डिफाइंड एज ए रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है ये समझने में, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन, जैसे हार्मोनिक मीन आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज एंड रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन है उन्हीं का भी रेसिप्रोकल लेना, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। मैंने 3 ऑब्जर्वेशन एज्यूम किए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको मैंने उनका भी पहले मैंने एवरेज का रेसिप्रोकल लिया। जैसे एवरेज क्या लिख देते हैं हम, जैसे x1 प्लस x2 प्लस
ठीक है, x3 में कर देता हूँ, ये एवरेज आ गया। ठीक है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ये n ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नीचे आएगी, फिर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का भी रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ये x2 प्लस 1/x3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या आता है, हार्मोनिक एवरेज आता है। ज्योमेट्रिक पढ़ लिया हमने, हार्मोनिक पढ़ लिया, अर्थमेटिक आपको पता ही है। अर्थमेटिक में आपको पता ही है कि जो सिग्मा x अपॉन ये m आता है। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन रहता है हमारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इक्वल और ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, और जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल और ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये रिलेशनशिप आपको ज़रूर याद रखना, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है ये रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये मैंने तीनों कर लिए, मैंने ज्योमेट्रिक मीन भी कर लिया, हार्मोनिक मीन भी कर लिया, एंड हमने अर्थमेटिक मीन भी कर लिया, और मोड और मीडियन के बीच में, मीन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी बता दिए। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यही हो गए। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम डिस्पर्शन की बात करते हैं। डिस्पर्शन बताता है, वेरिएशन बता रहा है, स्प्रेड है, जो हमारी एवरेज वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसके बाहर हमारा कितना डाटा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारा हम डिस्पर्शन में इनकी बात करते हैं। जैसे मैं ऐसे एक ड्रॉ कर लेता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, इसको मैं बी लिख देता हूँ, एक ए लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये एक एवरेज वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, दोनों का एवरेज वैल्यू सेम आ रहा है। अब देखिए ए और बी में क्या, देखो बी रिलेटिवली कम इसमें डिस्पर्शन आ रहा है, पर ए वाला जो है देखिए इसकी जो टेल जा रही है बहुत बाहर जा रही है, यहाँ देखिए बाहर जा रही है, तो इसका मतलब इसमें डिस्पर्शन ज़्यादा है, जो कि बी में कम है। एवरेज वैल्यू से कितना डेविएशन हो रहा है, जो हमारा जो डेविएशन आ रहा है, डिस्टर्बेंस टर्म जो आ रहा है, वो एवरेज से कितना दूर जा रहा है, उसी को डिस्टर्बेंस कहते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट रेंज क्या बता रहा है, ये रेंज क्या आ रही है, सबसे लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लार्जेस्ट हमारी वैल्यू आ गई, स्मॉलेस्ट आ गई, और लार्जेस्ट वाला स्मॉलेस्ट आ गई। तो इनके बीच में आप ये करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्वार्टल डेविएशन Q3 माइनस Q1। ये बड़ा सिंपल ही है, छोटी क्लासों में 12th में आपने पढ़ाई है चीज़ें, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, मीन डेविएशन की बात करते हैं। देखिए ये डिस्पर्सन के ही फॉर्म है, ये मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें हम यहीं बात करेंगे। ठीक है, मीन डेविएशन इज़ नोन एज ए एवरेज डेविएशन। ठीक है, एवरेज वैल्यू से हम कितना डेविएट करते हैं। ठीक है, इट इज़ एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन आइटम इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन और मीडियन। ठीक है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी आइटमें हैं उनके बीच में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहा हूँ हमारे पास 5 आइटम्स है। ठीक है, एक का वैल्यू 8 है, 9 है, एक का 8 है, एक का 7 है, एक का 3 है। ठीक है, और एवरेज जैसे मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कि 9 हमारा या 8 एवरेज आ रहा है, तो हम देखेंगे कि इंडिविजुअल आइटम उससे कितना डेविएट कर रही है। ये 9 एवरेज आ गया तो इंडिविजुअल आइटम कितना डेविएट कर रही है, 9 एवरेज है तो इंडिविजुअल जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी आइटम देख रहा हूँ ना मैं कितना डेविएट कर रही हैं। ठीक है, तो इसको मीन डेविएशन कहते हैं कि एवरेज से हमारी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कितना दूर जा रही है। तो मीन डेविएशन को हम मीडियन से भी कैलकुलेट कर लेते हैं और मीन से भी कर लेते हैं, दोनों से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम साइन को इग्नोर करें और मीडियन से हम जो है डेविएशन ले तो वो सबसे कम आता है, पर हमें साइन यहाँ पे इग्नोर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कि इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल मीन बस रेंज 57% ऑफ आइटम। देखिए ये क्या बता रहा है यहाँ पे, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मीन डेविएशन के बारे में मैंने बात की। ठीक है, अब मीन डेविएशन के बारे में हल्का सा और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है कि मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है। मीन डेविएशन इक्वल टू, देखिए सिग्मा है, ये आपका जो एक्स आ रहा है एवरेज जो भी आ रहा है। ठीक है, ये मीन या मीडियन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आ रही है आपकी, ठीक है, उससे क्या करेंगे आप एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जो रेंज आएगा हमारे पास, जो भी मीन डेविएशन आएगा, ठीक है, अगर आप मीन
मीन से प्लस माइनस कर दें मीन डेविएशन हमारा, ठीक है, मीन डेविएशन प्लस माइनस कर देते हैं तो 57.7 जो है हमारी ऑब्जर्वेशन इसी रेंज में गिरती है, ठीक है। तो 57% जो हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी वो इसी रेंज में आएगी। आपके पास जो है ये मीन डेविएशन, मीन का वैल्यू दे रखा है, उसमें प्लस माइनस मीन डेविएशन करना है, तो 57% जो आपकी आइटम्स है वो उसी रेंज में आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और आगे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, ये वेरिएशन बता रहा है, स्प्रेड बता रहा है कि अब आपकी एवरेज वैल्यू से कितना ज़्यादा स्प्रेड आ रहा है, ठीक है। इसको मैं फिर एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि एवरेज वैल्यू है आपकी, ठीक है। जैसे एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, तो इससे दूर आपका कितना आइटम जा रहा है, डेविएशन कितना आ रहा है आपका, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उतना मतलब आपका डेविएशन है। जिस टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं मीन वैल्यू को, उसी टर्म में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी करते हैं, तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म में बताता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर रूट ऑफ मीन डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले बाहर क्या है, ये रूट है, रूट ऑफ, या आप उसको स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, रूट बोल दो, रूट ऑफ नीचे के लिए अंदर के ले गया, मीन लिया, मीन ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ठीक है। आप बाहर है तो बाहर से अंदर चलो, वैसे ही डेफिनेशन बन जाती है। और एवरेज से कितना डेविएशन होता है वो बता रहा है, ठीक है। और जब मैंने एक्स की वैल्यू जो लिखी है, एक्स किसके इक्वल है, एक्स इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज है, ठीक है। इन चीज़ों को हमने कंबाइन करके लिया है इसको, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये मैंने लिखा ये, और एक्स माइनस एक्स बार और अपॉन एन, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे आप, रूट ऑफ मीन ऑफ डेविएशन, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ठीक है। स्क्वायर डेविएशन है तो क्या आ गया है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन से लेके हम इस चीज़ को करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे नीचे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको दो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, तो कैसे करना है। देखिए इसको क्या है, एन दो का कर रहा है तो एन दो नंबर हो गए, N1 + N2 ऑब्जर्वेशन वो टोटल हमने कर ली। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया कि N1 पहले ग्रुप का नंबर कितना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर कर देना है, और दूसरे ग्रुप का N क्या है आपका, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उसको स्क्वायर कर देना। फिर पहले ग्रुप का नंबर फिर लिखना है, और इसका डिफरेंस लिखना है, इसका किससे, मीन वैल्यू से, जो हमने नीचे D1 कैलकुलेट किया है। ये D⁻1 माइनस D⁻12 क्या लिखा है, मतलब कंबाइन मीन से माइनस किया है इस मीन को। इसी तरह D2 क्या है, इसके मीन को हमने कंबाइन मीन से या अर्थमेटिक मीन से ये किया। और कंबाइन मीन निकालने का नीचे मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स के आगे जो भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है N1 x1 बार, इसी तरह N2 x1 बार। ये बिल्कुल सिंपल है, ये आई होप कि आपने पहले भी चीज़ें की हैं, पर इस तरह का ये फार्मूला ज़रूर देख लें, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे दें, क्योंकि अब थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि डेविएशन, अब ये भी देखना कि डेविएशन ऑफ द नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला यही है, आपको रूट में लिखना है, ठीक है। n² - 1/12 लिखना है, तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, नेचुरल नंबर जो होते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी, ठीक है। अब आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आ रहा है, ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि अगर आप जो है मीन वैल्यू से स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये मीन वैल्यू लिखा हुआ है, मीन वैल्यू से प्लस माइनस करना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपका आया, तो ये कितना 68.27 आइटम बता देगा,
ठीक है। इसी तरह मैंने जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूँ, तो नीचे पहले मैंने मीन डेविएशन की बात की थी, तो उसमें 57% ही आइटम आ रही थी, इसमें 68.27 आइटम आ जाती है। अब इसी तरह वंस अगेन आप इसमें प्लस माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कर देते हैं टू के साथ करते हैं, इसमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हैं, तो इसमें 95.45% आइटम आ जाएगी, ठीक है। फिर मीन के साथ अब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हैं, तो इसमें कितनी 99.73 आ जाएगी। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपको मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी परसेंट आइटम्स को कवर कर लेगा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अब हमें देखना है कि अब देखिए ये रिलेशनशिप देखना है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है, जो चीज़ बताता है हमें क्या है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। हमेशा क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मीन डेविएशन से ज़्यादा है, और मीन डेविएशन का वैल्यू क्वार्टाइल डेविएशन से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप नीचे देख लो कि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और नीचे इसी को मैनिपुलेट किया हमने, ठीक है। तो ये मैं ऐसे कर देता हूँ, जैसे क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल होता है, ये 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के होता है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को मैनिपुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 और क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह आप मीन डेविएशन की बात करते हैं तो ये 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होता है 5/4, और ये मीन डेविएशन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप भी आपको याद रखना है, ऐसे 2/3 और 4/5, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब आपको देखना है कि हाँ, ये आपको देखना है कि अब देखो ये रिलेशनशिप आपको फिर से देखना है कि देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप मीन वैल्यू में क्वार्टाइल डेविएशन का प्लस माइनस करते हो तो 50% आइटम उसी रेंज में आएगी, ठीक है। ये नई बात है यहाँ पे। मीन डेविएशन अर्थमेटिक मीन में आप मीन डेविएशन को प्लस माइनस कर देते हो तो 57.31% आइटम्स आ जाएगी, और इसी तरह मीन वैल्यू में स्टैंडर्ड डेविएशन को आप प्लस माइनस कर देते हो तो 68.27% आइटम्स आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन लग रहा है आपको, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन लग रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही इफेक्टिव मेज़र है ये हमारा, ये एब्सोल्यूट में बता देता है हमें, ठीक है। और इसी तरह आप देखिए कि कोफिशिएंट वेरिएशन की जो हम बात करते हैं, कोफिशिएंट वेरिएशन में क्या आ रहा है यहाँ पे, कोफिशिएंट वेरिएशन में आ रहा है कि हमें कितना वेरिएशन आ रहा है ये बता रहा है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन हमने क्या किया मीन वैल्यू, देखो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है कि मीन वैल्यू से हम कितने ज़्यादा दूर जा रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा दूर जाएंगे उतने ज़्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके दो अलग अलग आइटम को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन हम अर्थमेटिक मीन करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किए तो परसेंटेज में आ गए थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, हमें अलग अलग सैम्पल्स को अगर देखना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो हम इस तरह से ये फार्मूला यूज करके कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, नोट डाउन कर लो, आपको फाइनल एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। अब वेरिएंस की बात करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एब्सोल्यूट टर्म में बताते हैं, जैसे हम मीन अर्थमेटिक मीन को जिस वैल्यू में बताते हैं उसी वैल्यू में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी बताते हैं, पर हम वेरिएंस को स्क्वायर में बताते हैं, ठीक है, स्क्वायर में बताते हैं। तो ये देखना है आपको, द टर्म वेरिएंस रेफर टू द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर होता है, क्योंकि जैसे वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है उसको ज़्यादा वेटेज दे देते हैं, तो इसीलिए हम इसकी कंपैरिजन भी करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसा जो हमारा उसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का वैसा ही फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में हमने कुछ नहीं किया है, इसमें क्या किया है हमने इसको स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, यही था हमने किया था, ये सिग्मा x अपॉन एक्स बार स्क्वायर किया था अपॉन n लिया था, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था। इसी को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा सिग्मा x और ये स्क्वायर अपॉन n, ये मेरा वेरिएंस आ गया, ठीक है। वेरिएंस का सिंपल सा है ये, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि वेरिएंस इज इक्वल टू ये सिग्मा स्क्वायर आ गया, ठीक है।
अब इसी को आप रूट में कर देंगे, इसको रूट में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है तो इसको आप रूट में कर देंगे और इसको भी कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये वेरिएंस आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये, ओके। ये हमने कर लिया है। तो अब ये देखिए कि अब लॉरेंस कर्व के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। x जो 0 to y x to 0 टेक द 100% कम्युलेटिव वैल्यू ड्रॉ 45 डिग्री लाइन ऑफ इक्वलिटी। देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा है। देखो लॉरेंस कर्व में क्या होता है, y और x एक्सिस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 0 to 100 ले रहे हैं और y एक्सिस भी 0 to 100 लेंगे। टेक द परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यू, ठीक है, हमें क्यूमुलेटिव वैल्यू का परसेंटेज लेना होता है उसमें, ठीक है, और 45 डिग्री का लाइन हमें खींचना होता है जो लाइन ऑफ इक्वलिटी बताता है, ठीक है। अब ये देखिए कि इसको मैं, देखिए बिल्कुल पूरी तरह तो मैं इसको ड्रॉ नहीं करूँगा, टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं इसको आप सिंपल से तरीके से बता देता हूँ। जैसे मैं अगर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे कर रहा हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री का जो अगर लाइन जा रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, लाइन ऑफ इक्वलिटी बता रहा है ये, ठीक है, लाइन ऑफ इक्वलिटी बता रहा है। अगर हमारा इस तरह से कर्व बन रहा है, ये लॉरेंस कर्व इस तरह से बन रहा है, तो मतलब ये लाइन ऑफ इक्वलिटी है, ये लाइन ऑफ इक्वलिटी है, ये लाइन ऑफ इक्वलिटी है, ठीक है। और ये डेविएशन आ रहा है, जितनी लाइनें साइड में जाएगी हमारी, जितनी साइड मूवी, अब यहाँ पे ए लाइन को ए कर देते हैं, इसी तरह बी वाली लाइन आ जाती है, वो और ज़्यादा इनक्वालिटी बताएगी कि सोसाइटी में और भी ज़्यादा इनक्वालिटी। और जब ये लाइन यहाँ पे पूरी चला जाएगी तो ये परफेक्ट इनक्वालिटी बन जाएगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये 45 डिग्री वाली लाइन से डेविएशन होगा उतना ही ज़्यादा इनक्वालिटी आएगी, ठीक है। तो 45 डिग्री तो लाइन क्या बता, परफेक्ट इक्वलिटी बता रही है। जैसे भी आप किसी 45 डिग्री में आप बताते हो तो देखिए दोनों एक्सिस पे सेम ही चीज़ होती है, इस एक्स पे भी और वाई पे भी, ठीक है, इक्वल पार्ट होता है। इसमें इक्वल पार्ट है, दोनों को सेम मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, और दूसरा आपको पूरी तरह सॉल्व करना तो नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए मैंने इसको आपको डायग्राम के थ्रू हल्का सा बता दिया, ठीक है। इतना ही जनरली पूछा जाता है, ठीक है। अब स्क्यूनेस रेफर टू लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ इन शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो स्क्यूनेस होता क्या है, स्क्यूनेस क्या होता है कि डिस्पर्सन से तो हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो देखो स्क्यूनेस से हो जाता है कि सिमेट्री है, चीज़ें इक्वल नहीं है, और हमें ये पर्टिकुलर शेप बता देती है, डायरेक्शन बता देती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहाँ मीन मीडियन मोड दोनों और तीनों आइटम्स इक्वल होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है किसी चीज़ का, ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक मीन का वैल्यू ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे मीन और ये मीडियन और ये मोड, ठीक है, ये तीनों इक्वल है, तो सिमेट्रिक हमारा क्या बन गया, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ठीक है। अगर इस तरह से हम देखें कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये इक्वल नहीं हो गए, मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं हो गए, या फिर ये आइदर पॉजिटिवली स्क्यू होगा या नेगेटिवली स्क्यूड होंगे। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस नीचे वाले डायग्राम में देखिए आप, जहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेस बताया हमने, तो ये क्या बताया, ये टेल हमारी पॉजिटिव बनती है, ठीक है। टेल देखिए किस तरह से बन रही है, जैसे पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है कि हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये आ रहा है और इस तरह से जा रहा है ये, ठीक है, तो टेल बन रहा है ना, ये वाला टेल बन रहा है, पॉजिटिव साइड में बन रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। तो इस केस में क्या हो गया कि पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, तो हमेशा क्या हो गया, हम जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है तो वहाँ पर मोड होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा मोड यहाँ पे आएगा, ठीक है। मीडियन तो आपको पता है कि बीच में ही आता है, ये मीडियन आ गया और हमारा मीन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन और मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मोड, ठीक है। तो जहाँ पे हैवली कॉन्सेंट्रेशन होता है वहीं पे तो मोड होता है, तो मोड यहाँ पे आएगा कहीं पे, ठीक है। मीडियन तो मिडल में ही आ रहा है,
और हमारा एवरेज यहाँ पे आ रहा है। तो इस केस में देखिए एवरेज इज़ ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन से ज़्यादा मोड आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉजिटिवली स्क्यूड अगर आपका बन रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में इन सब की वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। अब इसी तरह आपको नेगेटिवली अगर है तो उस केस में क्या होगा। देखो नेगेटिवली स्क्यूड है तो आप देखिए यहाँ पे ये नेगेटिवली मैंने ये किया हुआ, तो मतलब जो आपका टेल बनेगा वो नेगेटिव की तरफ बनेगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से होगा, ये नेगेटिवली स्क्यूड बन रहा है, तो देखिए ये टेल नेगेटिव साइड की तरफ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो आपका मोड आपका समवेयर यहाँ पे आ जाएगा, मोड आ जाएगा, ठीक है। और मीडियन तो बीच में ही आएगा और एवरेज आपका साइड में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा मोड आ रहा है, उसके बाद मीडियन आ रहा है, फिर उसके बाद आपका मीन आ रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, डायरेक्ट पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। अब देखिए कि in the moderately symmetric distribution the interval between mean and median is approximately 1/3 of interval between means and mode, ठीक है। देखिए नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे कम एसिमेट्री होती है, तो उस केस में क्या होता है, मीन और मीडियन के बीच में जो इंटरवल होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो 1/3 ऑफ मोड होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इंटरवल जो बन रहा है, ठीक है, इंटरवल कैसे लिख सकते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इनके बीच में जो गैप बन रहा है इक्वल टू 1/3 ऑफ मोड, ठीक है। अगर हमारा क्या कर्व जो है वो मॉडरेटली स्क्यूड है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देखिए डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, डिस्पर्सन की जो हम बात की थी, स्क्यूनेस की बात की थी, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है। देखिए डिस्पर्सन इज अमाउंट ऑफ वेरिएशन रेदर देन द डायरेक्शन, द स्क्यूनेस आर अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ वेरिएशन एंड डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री, ठीक है। अब देखिए डिस्पर्सन इज अमाउंट ऑफ वेरिएशन रेदर देन डायरेक्शन, डिस्पर्सन में डायरेक्शन नहीं बताता है, नेगेटिवली जा रहा है पॉजिटिवली जा रहा है, जबकि स्क्यूनेस में क्या बता रहा है, डायरेक्शन भी बताता है और वेरिएशन भी बता रहा है, ठीक है। तो डिपेरेचर फ्रॉम द सिमेट्री, सिमेट्री इक्वलिटी होती है जहाँ पे मीन मीडियन मोड सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस तो यही होगा ना, मीन और मोड के, मीडियन तो बीच में होता है, मीन और मोड के बीच में क्या गैप आ रहा है, जैसे मैंने बताया आपको पहले डिस्कस किया। अगर आपने चीज़ें समझिए तो आपको रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही समझ आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, आपके मीन माइनस मोड आ रही है। और रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस आ गया कि आपको कोफिशिएंट तरीके में बताना है, तो मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आप ये बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, आपको फाइनल एग्जाम में काम आएगी, ओके। अब मोमेंट के बारे में, फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लो। तो मीन है उसको बताते हैं हम, ठीक है। सेकंड मोमेंट वेरिएंस को बताते हैं, और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन स्क्यूनेस चाहिए, ठीक है। स्क्यूनेस का एब्सोल्यूट मेजर मैंने बताया था आपको क्या है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्या था, मीन माइनस मोड, ठीक है। और जो फोर्थ मोमेंट बन रहा है वो कर्टोसिस बन रहा है। तो ये नीचे सारे इनके फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है, आप इन फॉर्मूले से भी आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये एक्स जो वैल्यू जो डेविएशन फॉर्म में दी रहा है। अब कोरिलेशन इज ड्यू टू, अब कोरिलेशन की बात करते हैं हम, कोरिलेशन वाले चैप्टर में आ गए, ठीक है। कोरिलेशन में क्या होता है, कोरिलेशन में भी ड्यू टू प्योर चांस के कारण भी हो सकता है, और वेरिएबल में भी म्यूचुअली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, ठीक है। देयर इज़ नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब सबसे देखो कोरिलेशन कई कारणों से हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये कॉज इफेक्ट कभी नहीं बताता कोरिलेशन कि कौन सा फैक्टर के कारण किस फैक्टर में कौन सा इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड विच फैक्टर इज डिपेंडेंट फैक्टर, ठीक है। तो इनके बीच में इंटरमिक्स रहते हैं, तो इस तरह कॉज इफेक्ट वाला रिलेशनशिप ये नहीं बताता है, ठीक है। ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स वाई डेविएशन फॉर्म में दोनों, एंड एन फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले। अब आपको ये ध्यान रखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये +1 और -1 के बीच में ही वेरी करता है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जीरो मीन देयर इज़ नो कोरिलेशन कोफिशिएंट, जीरो है तो कोई कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये आर का ये ऊपर भी एक फार्मूला दिया था, नीचे भी दिया है, आप किसी भी फार्मूले से कर सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, ये डेविएशन फॉर्म में एक्स वाई, ठीक है। ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है।
और जो है प्रोबेबल एरर, इट हेल्प टू जजिंग द रिलायबिलिटी। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, अब हमें देखना है हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो हमें कैसे जज करना है कि ये इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबल एरर हमारे पास काम आते हैं। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है 0.6745 और R1 ब्रैकेट है 1 - R² ब्रैकेट बंद है और अपॉन जो है √n है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में आप इन वैल्यू को डाल के आप देख सकते हैं कि प्रोबेबल एरर क्या आ रही है। अब देखिए R इज़ लेस देन प्रोबेबल एरर, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर आपका R जो कोरिलेशन कोफिशिएंट R क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगर R का वैल्यू आपकी प्रोबेबल एरर की वैल्यू से कम आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोरिलेशन नहीं है। आपको सीधा छोड़ देना है कि हमारा जो आउटकम आ रहा है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर R का जो है 6 टाइम प्रोबेबल एरर से ज़्यादा है, ठीक है, इफ़ R इज़ मोर देन 6 टाइम द प्रोबेबल एरर द वैल्यू ऑफ द R इज़ सिग्निफिकेंट, तब सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, अगर R का वैल्यू आपका अगर आप अब अगर प्रोबेबल एरर जो आपकी 2 आ रही है और R जो आपका 12 आ रहा है, तो ये 12 तो मैंने गलत बोल दिया, 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो जैसे भी डेसिमल में आएगा तो इसको अब 6 टाइम ज़्यादा होना चाहिए ये। ठीक है, अपर एंड लोअर लिमिट देखो, अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की अपर एंड लोअर लिमिट क्या होती है। देखिए आप क्या करोगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट से जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका आ रहा है ये आर है तो प्रोबेबल एरर को प्लस माइनस कर देंगे तो आपका ये अपर एंड लोअर लिमिट पता लग जाएगा आपको। ये इंपॉर्टेंट, ये पता लगाना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोबेबल एरर भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल अप्रोक्सीमेट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सैंपल मस्ट बी सिलेक्टेड इन अनबायस मैनर में होना चाहिए, तभी ये चीज़ें आएंगी। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो R से ही कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन की कैलकुलेशन होती हैं। तो R² इज़ नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जो R का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था कोफिशिएंट का कोरिलेशन का, R² कर देंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पता लग जाता है। तो 0.9 है जैसे, या 0.8 है, तो मतलब 81 या 90% वेरिएशन है, डिपेंड वेरिए। देखिए दो तरह के वेरिएबल होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि y इज इक्वल टू β1 प्लस β2x है। ठीक है, अगर यहाँ पे R² का वैल्यू 0.8 आ रहा है, इसका मतलब जो y में 80% चेंज इन y इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन x। ठीक है, जो x में y में जो 80% चेंजेज आ रहे हैं वो x के कारण आ रहे हैं, x एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको, ये मतलब है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। ठीक है, तो इसको ऐसे ही जो मैंने इकोनोमेट्रिक्स का वीडियो बनाया था उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, कोफिशिएंट डिटरमिन एक्सप्लेन वेरिएंस और टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस कितना आ रहा है और ये कितना एक्सप्लेन कर रहा है, तो अपने आप ही समझ आओ कोफिशिएंट कोरिलेशन और कोफिशिएंट ये बन जाता है। ठीक है, और नॉन डिटर्मिनेशन मतलब पार्ट ऑफ जो एक्सप्लेन नहीं करता है, जैसे 0.9 है तो 0.1 एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो वो नॉन डिटर्मिनेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए वैल्यू ऑफ R² डिग्री रैपिडली रेट टू वैल्यू ऑफ R की तुलना में R² का वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि R का वैल्यू 0.6 था, तो स्क्वायर कर दे तो 0.36 आ गया। अगर इसका वैल्यू कम होके बिल्कुल हाफ हो गया, 0.3 हो गया, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो 0.09 होगा। तो देखिए कितना बड़ा फॉल आ गया इसमें बड़ी तेज़ी से फॉल आ रहा है। ठीक है, अब R और R² कब इकट्ठा हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, जब R और R², R का वैल्यू 0 या 1 है, तो इसमें पता है आपको कि 1 स्क्वायर करेंगे 1 नहीं आएगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, R² हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए कोई भी माइनस भी वैल्यू है, अगर आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो पॉजिटिव हो जाती है। तो देखिए ये डायरेक्शन कभी नहीं बताता है, R² कभी भी रिलेशनशिप की डायरेक्शन नहीं बताता क्योंकि पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, R² रूट इज़ यूज टू डायरेक्शन ऑफ रिलेशन। ठीक है, R² इज़ बिटवीन 0 और 1 के बीच में होता है, जबकि R -1 और +1 के बीच में होता है। ये चीज़ है, R² की वैल्यू R² लाइज बिटवीन 0 और 1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है, आप इसका स्केल ओरिजिन चेंज कर दो, जैसे ओरिजिन पॉइंट होता है, जैसे रिग्रेशन चल रहा है, आप इसमें कोई
कोई जो है एक इंटरसेप्ट पॉइंट चेंज कर देते हैं तो उसमें भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। कोरिलेशन इज अर्थमेटिक। देखो अब कोफिशिएंट ऑफ देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है, ये अर्थमेटिक मीन मैंने क्या बताया था, ये 2 आइटम है तो इसका अर्थमेटिक मीन कैसे होता है, ठीक है ना, 2 है ना, तो ये 2 है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता रूट में वहाँ 2 ही होता है। तो ये क्या है, रिग्रेशन x ऑन y एंड रिग्रेशन y ऑन x आ गया, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है और यहाँ पे y है, ठीक है। तो अलग अलग है, ये दोनों चीज़ें अलग होती है, ये bxy अलग है और ये रिग्रेशन का कोफिशिएंट है, ये y(x), ये दोनों हमेशा चीज़ याद रखनी है आपको। पर r के केस में xy इक्वल टू r(y)(x), ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, जबकि ऊपर ये वाली चीज़ें इक्वल नहीं हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। और नीचे कोरिलेशन कोफिशिएंट के केस में दोनों इक्वल होती है, पर रिग्रेशन वाले केस में नहीं होती, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये रिग्रेशन वाले कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है ये, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल इज सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक बताया जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिग्रेशन के बारे में देख लेते हैं। रिग्रेशन देखिए, ये मैंने बता दिया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड। देखिए हम वी कैन कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम रिग्रेशन से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आपको देखना है कि कोरिलेशन बिटवीन रिग्रेशन इज, देखिए ये कोवेरिएबिलिटी बताता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बताता है, इज डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन 2 वेरिएबल। भाई रिग्रेशन क्या बताता है, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए क्या है यहाँ पे, जैसे मैं एक रिग्रेशन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे रिग्रेशन लाइन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। x में चेंज होने के कारण y में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप बता रहा है किसका किस पे असर पड़ रहा है। पर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या बताते थे, वहाँ पे ये रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे कि ये मैंने बता दिया। अब तो अगले पॉइंट, रिग्रेशन मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के बीच में क्या डिग्री और वो होती है, वो मैंने बताया था। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नॉट सिमेट्रिक, जो मैंने अभी बताया आपको। मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि कभी भी ये जो है रिग्रेशन जो होता है एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू रिग्रेशन वाई एक्स, ठीक है। ये देख पहले x है, यहाँ पे पहले y है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप होता है, काउज इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है ये, ठीक है। अब आगे चलिए, ठीक है। रिग्रेशन इज बट नॉट अ स्केल। जैसे स्केल में चेंज होगा तो रिग्रेशन भी चेंज होगा, जैसे इसका कोफिशिएंट चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, पर ओरिजिन में चेंज के कारण इसमें चेंज नहीं होता, ठीक है। वाइल द कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट बोथ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने कैसे बताया था कि जैसे इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उससे जो इंटरसेप्ट चेंज हो, स्लोप चेंज हो, ठीक है, तो उससे कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई असर नहीं पड़ता। पर रिग्रेशन में देखिए इंटरसेप्ट या आप ये बोलो कि इनका ओरिजिन चेंज करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, पर स्केल चेंज होगा तो असर होगा। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर दो ये रिग्रेशन लाइन जा रही है तो उन दोनों रिग्रेशन लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ दोनों का मीन वैल्यू मिलता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। जैसे 2 रिग्रेशन लाइन है यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक रिग्रेशन लाइन यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और एक ऐसे जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे तो ये मीन वैल्यू आएंगी दोनों की, ठीक है। ये दोनों की मीन वैल्यूज आ जाएंगी जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड एरर इज सेम एज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड मेजर द वेरिएबल। देखिए स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही चीज़ है, पर स्टैंडर्ड जो डेविएशन जो हम जो है एवरेज लाइन से देखते हैं, ठीक है। और जो है देखिए स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही है, पर स्टैंडर्ड एरर को हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हम सैंपल लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है,
ठीक है। और ये क्या बताता है, हमारा डेविएशन बताता है, डिस्पर्सन बताता है, कहाँ से, मीन वैल्यू से हम कितना दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये इनके फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड एरर के, तो आप इनको देख लो क्या है, ये y माइनस वाई सी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं। जीरो स्टैंडर्ड एरर है तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए आप कि हम इंडेक्स नंबर पे आ गए, तो इंडेक्स नंबर में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए इंडेक्स नंबर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो ये लेस्पियर का मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस्पियर क्या करते हैं, फिर वेट आर डिटरमाइन बाय क्वांटिटी इन बेस ईयर। देखिए इस इंडेक्स को समझना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडेक्स नंबर में लेस्पियर मेथड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए लेस्पियर में क्या है कि बेस ईयर क्वांटिटी को इसमें ज़्यादा वेट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूले में डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो जो हमने 0 1 के बीच में किया है, जो 0 डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, या क्यू नोट जो इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा बेस ईयर को कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा जो 1 जो डिनोट कर रहा है वो करंट ईयर को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो हमने लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में जितना भी चीज़ लिखी हुई है वो बेस ईयर का पूरा टोटल बता रहा है। ये क्या बता रही है, बेस ईयर का प्राइस ही, बेस ईयर की क्वांटिटी ही, ठीक है, ठीक है। और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आगे बता रहा है ये कि करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का ही क्वांटिटी, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल यही चीज़ देखी है कि नॉमिनल टर्म में हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा हुआ है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। क्वांटिटी बेस ईयर की ली गई है और प्रेजेंट ईयर का प्राइस लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये सारा चीज़ें बेस ईयर की है, ठीक है, सिर्फ प्राइस यहाँ पे नया लिया गया है, ठीक है। तो जैसे तो इससे क्या पता लगता है हमें कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में। पर यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे जो गुड्स जो ली जा रही है वो बेस ईयर की ली जा रही है। अगर किसी गुड्स का या किन्हीं गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या हो गया, कंजम्पशन पैटर्न में चेंज हो जाता है। तो कंज्यूमर कहाँ स्विच कर जाता है, जहाँ पे चीपर गुड्स होती है, ठीक है। पर ये ज़्यादा वेट किसको दे रहा है, जो पास्ट ईयर में जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है, ये ओवर एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन का केस बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ओवर एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि हम पास्ट ईयर का ही या बेस ईयर का ही कंजम्पशन पैटर्न एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि करंट ईयर में प्राइस चेंज होने के कारण जो चीपर गुड है वहाँ उसकी तरफ स्विच कर गया कंज्यूमर, तो उस चीज़ को ये टेक इनटू अकाउंट नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चेंज इन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेस ईयर, लिस्ट द गुड व्हेन वैल्यूड एट गिवन प्राइजेस, ठीक है। ये डजंट टेक इनटू अकाउंट कंजम्पशन पैटर्न को नहीं ध्यान रखता है, इसलिए अपवर्ड बायस रहता है इसमें, ठीक है। व्हेन प्राइस इंक्रीज देयर इज टेंडेंसी टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ हायर प्राइस आइटम, जब प्राइस बढ़ेगा तो हायर प्राइस वाली आइटम है तो उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। हैंस वाई यूजिंग बेस ईयर वेट, टू मच वेट इज गिवन टू दोज आइटम विच हैज़ इंक्रीज इन प्राइस मोस्ट, ठीक है। जिन गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनको ज़्यादा वेट मिल जाता है इसके कारण, ठीक है। क्योंकि प्राइस तो ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका वेट अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो व्हेन प्राइस डिक्लाइन, जब प्राइस डिक्लाइन होता है तो इसमें क्या हो गया कि कंज्यूमर शिफ्ट देयर परचेज टू दोज आइटम विच डिक्लाइन द मोस्ट, ठीक है। जो प्राइस डिक्लाइन जिनमें ज़्यादा हुआ तो उनकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो वाई यूजिंग अ बेस ईयर वेट, टू लिटिल वेट इज़ गिवन टू दोज आइटम विच डिक्रीज द मोस्ट इन प्राइस, ठीक है। वंस अगेन कि जिन जिन गुड्स का प्राइस डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो उस तरफ कंज्यूमर जा रहा है तो उनको तो वेट पहले ही कम है, ठीक है, तो उनको कम ही वेट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ठीक है। अब पासे मेथड जो आ रहा है आगे, तो ये बिल्कुल इसी के अलग है, बिल्कुल इसी के डिफरेंट। जब ऊपर क्या कर रहा था, ये ओवर एस्टिमेशन दे रहा था, इसमें अंडर एस्टिमेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए इसमें करंट ईयर का ही कमोडिटी लिया गया। जो करंट ईयर में है कमोडिटी है, उसका पास्ट में क्या सिस्टम था, पास्ट में किस तरह से चल रहा था, ठीक है। और जो प्रेजेंट में आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, करंट ईयर के कंजम्पशन पैटर्न को पास्ट में आप कितना उसमें स्पेंडिंग कर रहे थे, अभी कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये गिवन ईयर की क्वांटिटी में, ठीक है। तो व्हाट वुड बी वैल्यू गिवन पीरियड लिस्ट ऑफ गुड व्हेन वैल्यूड है बेस ईयर प्राइस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, ठीक है, कंप्यूट करना डिफ़िकल्ट है।
सर्च इंडेक्स इन प्रैक्टिस रिवाइज क्वांटिटी इन कंप्यूटेड एवरी ईयर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस थोड़ी कंप्यूटेशन डिफ़िकल्ट है, पर हर बार इसका कंप्यूटेशन क्वांटिटी चेंज की जाती है तो मेथड चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कंजम्पशन पैटर्न को कंटिन्यूसली अपडेट करता है। ठीक है, तो ज़्यादा रेलेवेंट लगता है। ठीक है, टू अप्रोचेज टेंड टू प्रोड्यूस अपोजिट एक्सट्रीम इन केस ऑफ वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम सेम डाटा से अगर हम वैल्यू कंप्यूट करें तो दोनों में हमें जो है बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मर एक्सपेक्टेड टू ओवर एस्टिमेट, जो पहले वाला जो था मैंने लेस्पियर का पढ़ा तो उसमें ओवर एस्टिमेशन होगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला हमने पढ़ा पाशे का पढ़ा वो अंडर एस्टिमेट कर देगा चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। When there is increase in price, there is usual reduction in consumption of those items for which increase has been more pronounced। जो जिस आइटम का प्राइस ज़्यादा बढ़ा है तो उनका कंजम्पशन कम हो जाता है। Hence, while using base year quantity, we will be giving too much way to price that has increased the most। इसका मतलब जब हम उन्हीं कमोडिटी को यूज कर रहे हैं जिनका कंजम्पशन कम हो गया तो इसका मतलब उनको ज़्यादा वेट दे रहे हैं, उनको इतना नहीं देना चाहिए, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर इन लेस्पियर इंडेक्स, जो न्यूमरेटर है विल बी टू लार्ज, जो न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। ठीक है, व्हेन प्राइस एंड दिस गो डाउन द कंज्यूमर ऑल्सो शिफ्ट देयर प्रेफरेंसेस टू आइटम। देखिए इसी तरह जो जहाँ पे कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट कर जाता है जहाँ पे उसका कम प्राइस मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर प्राइस कम हो जाता है तो उन आइटम को भी वेट नहीं मिल पाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो अंडर एस्टिमेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोनों इंडेक्स में जो है काफ़ी ज़्यादा खामियां भी है। ठीक है, तो अब देखिए एक और इंडेक्स है ये डॉर्विस-बॉयल्स का जो बॉयल्स का जो मेथड्स है, तो इसमें क्या है ये लेस्पियर और जो पाशे का मेथड है उनको जो हम उनका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशे मेथड का अर्थमेटिक मीन है ये। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, इसको फिशर इंडेक्स का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है ये, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर और पाशे, तो हमने पहले भी पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन है ये। ठीक है, तो इन्हीं को आप इसी के अंदर लिख दिए तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अब सबसे इम्पोर्टेंट हम कि हमारा जो है हमारे जो ये मेथड्स हैं, हमारे फार्मूलास है, ये कितने इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम टेस्ट यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं, एक कहते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरा हम क्या कहते हैं कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर इंडेक्स ही सेटिस्फाई करता है। तो फिशर इंडेक्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और ये इसमें कोई भी अपवर्ड या डाउनवर्ड बायसेस नहीं है। ठीक है, और it compute because excessively laborious, it is not however practical in text to compute because it is excessively laborious। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये फार्मूला आप देख लीजिए, ये किस तरह से अलग अलग फार्मूले हैं इन सब के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। अब ये देखिए कि आपको क्या करना है कि फिशर कि अब टेस्ट रन करना है। यूनिट टेस्ट को बड़ा सिंपल है, ऑलमोस्ट जो क्या होता है अनवेटेड एग्रीगेट इंडेक्स होता है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करते और सारे सेटिस्फाई करते हैं कि जिस यूनिट में आप जो है इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी को, उसमें से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, जनरली पूछा भी नहीं जाता ये। अब टाइम रिवर्सल सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए टाइम रिवर्सल में क्या होता है कि पहले आपने क्या किया, 0 आपका बेस था, 1 आपका करंट ईयर था, फिर आपने क्या किया 1 आपने बेस बना दिया और 0 को बेस नहीं बनाया आपने। ठीक है, आपने बेस ईयर बदल दिए। फिर देखिए फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट इट शुड गिव सेम रेशियो बिटवीन 1 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन अदर नो मैटर विच टू इज टेकन है। दोनों में से कोई भी बेस, हम पास्ट ईयर को बेस ले या करंट ईयर को बेस ले, किसी को बेस ले, पर जब हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों का इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है, इन्वर्स होगा तो 1 के इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे इन्वर्स क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ अगर ये मैं लिख रहा हूँ तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, इसका ये आ गया। ठीक है, तो दोनों करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं पास्ट ईयर को बेस लूँ या करंट ईयर को ली, ठीक है, करंट ईयर में मेरा ये आ रहा है और पास्ट ईयर में मेरा ये आना चाहिए, तभी हमारा 1 आएगा। जिसका मतलब जो टेस्ट इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो वो सबसे अच्छा टेस्ट होगा। इसको कहते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये PQ ये था, देखिए यह क्या था, पहले मैंने क्या किया
पहले इस यहाँ पे देखिए ये लेस पेयर की तरह है ये, फिर इसको मैंने रिवर्स कर दिया, पासे की तरह बन गया, ठीक है। अगर ये दोनों के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोनों वन के इक्वल नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं है। तो पासे इंडेक्स है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेस पेयर और पासे, ठीक है। फिशर इंडेक्स अगर फिशर इंडेक्स में आप ये चीज़ डालोगे तो वो सेटिस्फाई कर देता है इसको, कि मैंने बेस ईयर बदल दिया, मतलब टाइम रिवर्सल कर दिया मैंने, बेस ईयर को बदल दिया, तो ये टेस्ट 1 के इक्वल आना चाहिए था पर 1 के इक्वल नहीं आया है, ठीक है। अब फैक्टर रिवर्सल करना है आपको, देखो इंटरचेंज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी विदाउट गिविंग ए इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट। अगर आप प्राइस और क्वांटिटी को क्या करेंगे, आप जो है उनको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे आपने क्या लिखा हुआ है कि जैसे इंटरचेंज कैसे करना होगा, जैसे आपने कोई लिखा हुआ है, जैसे आप इस P को 1 लिखते हैं, ठीक है, और Q को ये 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, P को 0 लिख देना है, Q को 1 लिख देना है, इस तरह से ये इंटरचेंज हो गया इनका बेस ईयर, ठीक है। जब इनका चेंज हो जाएगा तो कंसिस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, फैक्टर रिवर्सल हो गया, ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज हो गई तो रिजल्ट हमारा इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सर्कुलर टेस्ट कर देते हैं हम, ठीक है। एक्सटेंड टाइम रिवर्सल टेस्ट था, उसी को ही हमने एक्सटेंड किया सर्कुलर टेस्ट में, ठीक है। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, पहले बेस ईयर 0 है ये पास्ट ईयर का, और 1 हमारा करंट ईयर है। फिर हमने क्या किया, 1 को हमने बेस ईयर बना लिया, 2 को हमने करंट बना लिया। इसके बाद हमने फिर 2 को हमने बेस ईयर बना लिया और 0 से हमने इसकी कंपेरिजन। तो ये सारे चीज़ें हम ये सर्कुलर फैशन में करते गए और इन सब का फिर 1 ही रिजल्ट आना चाहिए। तो फिशर इंडेक्स इस तरह की चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये हमारी होंगी तो इस तरह से चीज़ें चलेगी, ठीक है। अब इसको देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, आगे क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारा हमने कर लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट है कि जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है, टाइम में हमने बेस ईयर को मैंने आगे पीछे किया है, ठीक है। फैक्टर में हमने प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसे बेस ईयर वो शिफ्ट किए हैं, ठीक है। उसी तरह सर्कुलर टेस्ट में हम आगे चलते गए, टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही क्या है, ये एक्सटेंशन रूप है, ठीक है। तो फिशर इंडेक्स इन सबको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, आगे प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट में आ गए। देखिए प्रोबेबिलिटी पार्ट में क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली आप सबने पढ़ा हुआ है कि तो बाइनोमियल क्या है, हल्का सा ऐसे देख लो कि इसमें सेम कंडीशन होती है और फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। और ट्रायल में 2 ही आउटकम होती है, जैसे हेड टेल है तो 2 ही पास फेल, या हेड आएगा टेल आएगा, 2 एक्सट्रीम होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सक्सेस होगी या फेलियर होगी, ठीक है। ट्रायल स्टैटिस्टिकली जो है स्टैटिस्टिकली जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। 1 ट्रायल इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर ट्रायल, ठीक है। अब एक बार कॉइन टॉस करते हो आप, फिर दूसरी बार करते हो, मतलब दूसरी बार कर रहे हो तो वो पहली बारी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ट्रायल है, ओके, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखिए, अब बाइनोमियल इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द इनॉर्मस लाइफ। जैसे होता है कि फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको डिफेक्टिव आइटम आ रही है, उनको किस तरह से प्रोबेबिलिटी के थ्रू आपको बताना है क्या चांस है कि कितने में कितनी डिफेक्शन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, तो अभी मुझे लग रहा है कि आपके सिलेबस में आप MCQ आते हैं तो उसमें नहीं आएंगे ये, ठीक है। आगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग जो है बड़ी कम होती है। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो जैसे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो वहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। ये राइट वाइट स्क्यूड होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज़ इनफ्रिक्वेंटली आइटम, मतलब कि आइटम के बड़े कम चांस होते हैं होने के। जैसे पॉजिटिवली स्क्यूड का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने स्क्यूनेस के बारे में आपसे पहले भी बात की थी, तो पॉजिटिव स्क्यू जो चीज़ होती है वो इस तरह से होती है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बनेगा, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। और ये देयर आर इनफ्रिक्वेंटली अकरिंग आइटम। इनफ्रिक्वेंटली मतलब फ्यू चांसेस ऑफ ऑकरेंस, फ्यू चांसेस
ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। किसी भी चीज़ के अकर होने के बड़े कम चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये बता रहा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल हमने पहले पढ़ा, जहाँ पे सक्सेस और फेलियर दो तरह की ही प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो देखिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कहाँ, जब कब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल कब बन सकता है, ठीक है, जब नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होने की हर ट्रायल में काफ़ी कम हो प्रोबेबिलिटी, और ट्रायल ज़्यादा हो, ठीक है। रूल मस्ट ओपन बाय सेटिस्फैक्शन दैट पॉइजन इज गुड अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल। तो रूल है इसमें, जो रूल सेट किया गया है कि एन जो है नंबर ऑफ ट्रायल जो है आपके ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस आपकी 0.05 से कम होनी चाहिए। ये बताया कि इसका अप्रोक्सीमेशन बन सकता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने देखा ही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जिस तरह से नॉर्मल बनता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कम्बिनेशन के लिए एक मीन वैल्यू और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको लिखना है ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और दूसरा इसकी हैव अ डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप अलग हो सकती है। जैसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है इस तरह से, तो अलग अलग तरह की शेप हो जाती है। पर इसमें आप देखोगे कि इसमें एक ही वैल्यू, एक ही मीन वैल्यू और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका जो कम्बिनेशन है इनके लिए एक ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक्स और ये एक कम्बिनेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इनके लिए अलग अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए। एक कम्बिनेशन के लिए एक ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब बन सकता है, जब एन नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। पी नीदर पी नोर क्यू इज़ वेरी स्मॉल, प्रोबेबिलिटी होती है पास फेल होने की वो कम नहीं होनी चाहिए दोनों में, उस केस में ये बन सकता है, ठीक है। अब देखिए मीन नॉर्मल, देखो हमेशा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यू होती है वो सेंटर ऑफ कर्व होता है। जो कर्व बनेगा, जो मैंने अभी ड्रॉ किया, तो उसके सेंटर में हमेशा कर्व बनता है, ठीक है। अब एक तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे देखिए आप, हमेशा जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, अगर ये बन रहा है तो इसका सेंटर में मीन वैल्यू होगी, ठीक है। ये मीन वैल्यू एक ही होगी, और कभी भी जो इसकी टेल्स जा रही हैं यहाँ पे, ये नीचे टच नहीं करेगी यहाँ पे, कभी भी ध्यान रखना। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं तो ये टेल्स नीचे टच नहीं करेगी, और इसका जो मोड होगा वो भी एक ही होगा, ठीक है। और एक आपके अर्थमेटिक मीन और आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए एक ही कर्व बनेगा, ठीक है। अब आई होप कि ये यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है कि हम क्या करते हैं कि किसी अंजम्पशन मान लेते हैं हम, ठीक है, कि किसी भी हाइपोथेसिस क्या होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटस को है, इनफेक्टिवनेस है, कि कोई भी चीज़ है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। जैसे आप कोई एक न्यू मेडिसिन का प्रोडक्शन हुआ है, तो हम क्या नल हाइपोथेसिस रखते हैं कि ये नॉट इफ़ेक्टिव, ये इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसी तरह रिग्रेशन में हमारा मीन वैल्यू आ जाती है, तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मीन वैल्यू इफ़ेक्टिव नहीं है रिग्रेशन में, ठीक है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आ जाती है आपकी, ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। नल का मतलब ही होता है जीरो, नल, इनफेक्टिव, स्टेटस को, जैसी चीज़ है वैसी ही चल रही है, ठीक है, स्टेटस को, ठीक है। तो ये नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट का मतलब उसके अपोजिट हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो हम टी वैल्यू के थ्रू या दूसरी वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं। तो हम इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टच करते हैं। जैसे ए को लेवल ऑफ 5% पे हम कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लिमिट हमारी 95% बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस तरह से देखेंगे, हम जो टी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देन हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, जैसे 2.58 अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और टी का वैल्यू इस 2.58 से
ज़्यादा जा रहा है, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और हमारा क्या है, कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा दोनों ही तरफ कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा इस एरिया में हमारा जो वैल्यू चला जाता है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नल हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाती है। अगर हमारा यहीं पे रिजल्ट रह जाता है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्टेड हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये टू टेल टेस्ट हो गया, हमें आगे भी देखना है पीछे भी देखना है, इसको टेल टेस्ट बोलते हैं। और कई बार क्या करते हैं कि हम एक ही जगह देखते हैं, जैसे इस तरह से बनाया तो हमने क्रिटिकल वैल्यू यहाँ सेट कर दी अपनी, जैसे किसी भी लेवल पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे देखेंगे हम टी का वैल्यू अगर इस क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम टू टेल किया, वन टेल किया, इसको वन टेल बोलते हैं, जहाँ दोनों साइड देखेंगे वो टू टेल टेस्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और इसी दौरान हम गलती भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस इज ट्रू, पहले केस में क्या आ गया कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है पर हमारा टेस्ट उसे रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ए का अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है तो वही होता है कि हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम टाइप 1 एरर करेंगे। ठीक है, और टाइप 2 एरर क्या, हाइपोथेसिस फॉल्स पर आवर टेस्ट एक्सेप्टेड, जो हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट है पर हमारा टेस्ट उसे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है, ए इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर की करने की प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, और बी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द टाइप 2 एरर, और अब बीटा क्या बता रहा है कि हम टाइप 2 की एरर के कमिट करने के हमारे कितने चांसेस है। ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये हमारे ने सारी चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सारे, नॉर्मलिटी। अब छोटा मोटा आप टी टेस्ट के बारे में देख लेना। ठीक है, यहाँ पे टी टेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि टी टेस्ट भी, टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से होता है, ये आप थोड़ा गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो इससे पहले जो हमने पढ़े, जो पैरामीट्रिक टेस्ट थे। ठीक है, इसके बाद कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री था, जिससे पहले हमने टेस्ट किए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो करते तो उसमें अज्यूम कर लेते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। पर देखिए नॉन पैरामीट्रिक में क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में केयर नहीं करते। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री एंड डू नॉट रिक्वायर लेंथी एंड लेबोरियस कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पॉसिबल टू वर्क स्मॉल साइज ऑफ सैंपल में भी ये काम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको थोड़ा आप देख लेंगे कि मैन व्हिटनी यू टेस्ट और क्रूशल वॉलिस टेस्ट हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, आप हल्के हल्के गो थ्रू कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो ये इतना जो मैंने बताया आप इतना ही कर ले तो आई होप कि यहाँ से आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा और आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।